नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये सामान्य अध्ययन की भारतीय संविधान की सीरीज़ चल रही सुपर 2020 सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग भारतीय संविधान के 20 प्रश्नों को प्रतिदिन हल कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो हम लोग देखते हैं आज की इस सीरीज़ में। पहला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहली सूची में जो प्रश्न जो इसके मिलान के दिए गए तथ्य हैं, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और इसी की एक उप समिति बनाई गई थी, मूल अधिकार संबंधी उप समिति। इसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी और सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे S वारदाचार्यार। ये अभी तक नहीं पूछा गया है और अब ट्रेंड बदल रहा है सभी आयोगों का, वो उन्हीं में से प्रश्न निकाल रहे हैं जो अभी तक के अछूते रहे हैं। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे S वारदाचार्यार, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो हमने देखा कि अल्पसंख्यक जो समिति थी, जो मुख्य समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, उसके तो अध्यक्ष सरदार पटेल थे, लेकिन वहाँ से प्रश्न निकलते हैं मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चौथा, वो B, क्योंकि A में 4 मिल रहा है, B में 3 और C में 2, एक D में 1, ये देख लेना आप जो है। अगला प्रश्न है हमारा, ये इसमें और हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। राज्य समिति थी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और संघ शक्ति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर ये तो संघ की बात होगी, लेकिन राज्य की अगर बात आए तो राज्य समिति आपको ध्यान रखना है, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति और नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दूसरा, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में BL मित्र तथा DP खेतान की जगह क्रमशः किसने स्थान ग्रहण किया। यह आपको पता होगा, जो प्रारूप समिति बनाई गई थी डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में, तो उसमें BL मित्र और DP खेतान ऐसे सदस्य थे जो हट गए थे। एक जो है DP खेतान की तो मृत्यु हो गई थी और BL मित्र कुछ समय बाद हट गए थे। तो इनकी जगह पे किसने जो है स्थान ग्रहण किया था, तो इनकी जगह पे स्थान ग्रहण किया था N माधवराव और T कृष्णाचारी। BL मित्र की जगह N माधवराव ने और DP खेतान की जगह T कृष्णाचारी ने अपना पद ग्रहण किया था। तो व्याख्या में हम लोग देखते हैं BL मित्र के हटने के बाद N माधवराव और DP खेतान की मृत्यु के बाद T कृष्णाचारी इसके अध्यक्ष हुए थे, इसके सदस्य हुए थे। और अन्य जो है C और D में जो दिए हुए हैं, ये सब जो है इसके मेंबर्स थे, जैसे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी आयंगर। तो इस तरीके से ये जो है 6 सदस्य हो गए। ठीक है, और एक अध्यक्ष थे। अब लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, नए संविधान के बनने के बाद लागू होने तक संविधान सभा ने किस एक्ट के तहत विधायिका के रूप में कार्य किया। आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा के 2 कार्य थे। एक था संविधान का निर्माण करना और उसके बाद जब तक संविधान लागू हो जाए तब तक विधायिका के रूप में कार्य करना। तो ये कार्य किया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत। इसके तहत इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। दिया हुआ संविधान सभा के 2 कार्य थे, संविधान निर्माण करना और 26 जनवरी 1950 तक विधायिका के रूप में कार्य करना, यानी जो है कानून वगैरह बनाने का कार्य जो था वो भी करना था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम स्पष्ट तौर पर उल्लेख किस ब्रिटिश योजना में किया गया। भाई, भारतीय संविधान की तो जो संविधान सभा की मांग थी वो तो भारतीयों द्वारा बहुत पहले से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने इस पर कब से इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो वो मुख्य रूप से जो स्पष्टता जो उल्लेख था, स्पष्ट रूप से उल्लेख जो था वो क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था। बाकी कैबिनेट मिशन से तो इसका जो है प्रक्रिया ही चालू हो गई थी। तो इसमें हम लोग व्याख्या भी देखते हैं आगे। क्रिप्स मिशन 1942 में संविधान की मांग की विकास यात्रा अब हम लोग देखते हैं। इसमें इसकी विकास यात्रा कैसी रही संविधान की मांग की, तो यहाँ पर हम देखेंगे तिलक द्वारा 1895 स्वराज विधेयक
में जो है सर्वप्रथम संविधान सभा को दर्शन के रूप में अपनाने का विचार रखा गया। लोकमान्य तिलक जी ने सबसे पहले 1895 में संविधान सभा को दर्शन के रूप में अपनाने का विचार किस में रखा था? अपने स्वराज विधेयक में, स्वराज बिल में रखा था। और उसके बाद 1922 में गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में जो है बताया था, लिखा था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। और उसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी, जो चित्तरंजन दास वाली स्वराज पार्टी थी, उसमें पंडित नेहरू जी ने जो है ये रखा था, ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की बात रखी थी इन्होंने। और 1934 में बाद में एम.एन. राय द्वारा पहली बार औपचारिक तौर पर संविधान सभा की पृथक मांग रखी गई। फिर 1935 में कांग्रेस द्वारा मांग रखी गई। ये ध्यान रखना है आपको, प्रश्न इसमें से कभी कभी उलझा कर पूछ लेता है कि संविधान सभा की मांग जो है पार्टी के तौर पर सबसे पहले किसने रखी थी? तो ये स्वराज पार्टी ने रखी थी, कांग्रेस ने नहीं रखी थी। और कांग्रेस ने तो 1935 में रखी थी। और 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अस्पष्ट उल्लेख था, जिसे कांग्रेस और लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव में था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन 1942 की क्रिस मिशन योजना में जो है इसका स्पष्ट उल्लेख था। और 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में इसको व्यवहारिक रूप दिया गया। अब हम लोग अगला 5वां देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें है विधि का शासन एवं विधायी प्रक्रिया। विधि का शासन एवं विधायी प्रक्रिया ये किससे लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। विधि का शासन यानी 2 शब्द हमको ध्यान रखना है। विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, नियम द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो बात करता है ब्रिटिश जो है जापान के संविधान से। और विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया, वो किससे है? ब्रिटिश संविधान से। राज्यपाल का कार्यकाल ये लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ये है आपकी आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो इस तरीके से ये आपका आंसर इसका ये वाला होगा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, और व्याख्या क्या इसका जो है अन्य प्रावधान देखते हैं, कुछ और भी हैं। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए में से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन भी यूएसए से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। हमने देखा उसमें कि राज्यपालों की जो है कार्यकाल जो है उसके बारे में भारत शासन अधिनियम 1935 था, और यहाँ पर राज्यपालों की नियुक्ति का कनाडा से। और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, यानी जो विधान मंडलों से जो विधेयक होते हैं, अगर उन विधेयकों को राज्यपाल सुरक्षित रखता है, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो ये भी किससे लिया गया है? कनाडा के संविधान से। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कनाडा के संविधान को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट भी कहा जाता है। इस पर एक बार प्रश्न पीसीएस में पूछा भी गया है, घुमा करके पूछ लेगा, सीधे कनाडा न दे करके ये दे देगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट से कौन से जो है प्रावधान लिए गए हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 7वां। अब हम लोग देखेंगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न, तो छठा प्रश्न ये भी है मिलान करने वाला। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ, अब देखो यहाँ प्रश्न आ गया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट यानी कनाडा की संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों को प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रस्तावना यानी उद्देशिका का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और उद्देशिका की भाषा यानी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और परमाधिकार लेख आपने सुना होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के लेख या रिट जारी किए जाते हैं, जिसमें से परमाधिकार लेख भी एक है। तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका भाग 11 में। भाग 11 में क्या उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की जो है भाग 11 में संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भाग 5 में तो केवल संघ की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है, और भाग 6 में राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है जो 152 से 237 तक है। और अब इसमें दोनों को जोड़ देते हैं, 6 5 11, तो ये हो जाता है 11 भाग। 11 भाग में संघ और राज्य दोनों के मध्य संबंधों की बात की गई है, 245 से 263। अब देखो इसके बीच में जो प्रावधान है उसकी हम बात करते हैं। 6 के बाद भाग 7 आता है, तो भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरसित, रिपील्ड कर दिया गया है 7 को, ठीक है। और 8 जो है वो बात करता है किसका? 8 बात करता है, इन दोनों को मिला देंगे अगर हम, संघ और राज्य, और पीछे क्षेत्र लगा देंगे, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटीज की बात करता है भाग 8। तो ये इसको हमें ध्यान रखना है, बहुत आसान है याद करना। 5 6 11 जोड़ देंगे तो संघ और राज्य के मध्य संबंध, लेकिन संबंध ये 2 ही प्रकार के संबंध की बात करता है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में। लेकिन और वित्तीय संबंध जो तीसरा संबंध है, 3 प्रकार के संबंध होते हैं राज्यों और संघ के बीच में। तो 12वें भाग में वित्तीय संबंध की बात की गई है। और यहाँ पर हम 14वें भाग में देख लेते हैं। 14वें भाग में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएँ, जो सर्विसेज हैं संघ और यूनियन और राज्यों के बीच में, वो दिए गए हैं भाग 14 में। ये है अनुच्छेद 308 से 323 तक। 8वां प्रश्न लोग देखेंगे, पंचायतें भारतीय संविधान के भाग 9 का विषय है। एक सेकंड, तो पंचायतें भारतीय संविधान के भाग 9 का विषय है। हाल ही में 24 अप्रैल 2020 को कौन सा पंचायती राज दिवस मनाया गया? अभी पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया था 2020 में, तो ये कौन सा था? तो ये था आपका 11वां। 11वां क्यों था? क्योंकि भारत में पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल 2010 से मनाया जा रहा है। उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके समय से प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस कब प्रारंभ हुआ, किसके कार्यकाल में? तो पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। इसीलिए 24 अप्रैल 2020 को यह 11वां पंचायती राज दिवस था। और इसको क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 9वां प्रश्न है, सहकारी समितियों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 9 में किया गया है सहकारी समितियों के बारे में। 9, जबकि जो है 8 में, भाग 8 में हमने बताया था पीछे, संघ राज्य क्षेत्र है भाग 8 में, और भाग 9 में है नगर पालिकाओं के बारे में, और भाग 10 में है अनुसूचित एंड जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान को किया गया है भाग 10 में। 10वां प्रश्न है, ये भी है मिलान करने के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है क्या दिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 17 है राजभाषा से संबंधित, और भाग 18 है आपात उपबंध, और भाग 20 है संविधान संशोधन। तो इस तरीके से इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब हम लोग 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का भाग 7 संघ राज्य क्षेत्र, हमने पीछे चर्चा किया था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो भाग 7 हमने बताया था ये रिपील्ड कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, इसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। जबकि संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, तो बाकी 3 सही होंगे, लेकिन देख लेते हैं। भाग 13 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 13 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 15 निर्वाचन की बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो इस तरीके से ये हमारा जो है प्रश्न 11 रहा। इसमें देख लेते हैं, निरसित किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। 12वां प्रश्न लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है अनुसूचियों के संबंध में? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची में क्या उल्लेख है? भारतीय संघ के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का डायरेक्ट नहीं, उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया है, उसको वेतन भत्ते किस रूप में मिलते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। ये बिल्कुल तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया हुआ है, लेकिन इन तीनों पदाधिकारियों के लिए इसमें प्रावधान नहीं किया गया है, इसके लिए अलग से अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर दूसरा बिल्कुल गलत होगा,
तो ये हमारा जो है प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। इसमें हम लोग व्याख्या देखते हैं। पहला कथन सही है, परंतु राष्ट्रपति आर्टिकल 60 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति 69 में 69 में दिया गया है, राज्यपाल आर्टिकल 159 में है इसके शपथ का प्रावधान, और उक्त अनुच्छेदों में है, ना कि तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में किनकी शपथ का प्रारूप दिया हुआ है? संसद सदस्य एवं संघ मंत्रियों का, विधानमंडल के सदस्य एवं विधानमंडल के सभी मंत्रियों का, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ का प्रारूप है, और CAG का भी प्रारूप इसी में है, ठीक है। और सांसद विधायक का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों का भी प्रारूप दिया गया है तीसरी अनुसूची में। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये हमको देखना है। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटें हैं, इसमें बिल्कुल सही है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में ST के प्रशासन से व नियंत्रण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 6वीं अनुसूची के बारे में जो प्रावधान दिया गया, असोम, 6वीं अनुसूची में असोम है, लेकिन मणिपुर नहीं है, और नागालैंड नहीं है। मिज़ोरम बिल्कुल, ये AMTM मिज़ोरम है इसमें। और 7वीं अनुसूची में संघ व राज्यों की मत शक्तियों का विभाजन, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये 6वीं अनुसूची जो है वो ये गलत है इसमें। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 6वीं अनुसूची में कौन है? असोम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। यहाँ पर दो तो दिए हुए हैं, असोम भी दिया हुआ है और मिज़ोरम भी दिया हुआ है, लेकिन मणिपुर और नागालैंड इसमें नहीं है। तो इसको हमें याद रखना है, AMTM यानी असोम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अगला प्रश्न हम 14वां देखते हैं। केंद्र सूची, ये भी सूचियों से संबंधित है। केंद्र सूची बीमा एवं बैंक का विषय है। केंद्र सूची का विषय है बीमा बैंक। राज्य सूची का विषय है टोल टैक्स। समवर्ती सूची का विषय है बंदरगाह, अंतर्देशीय परिवहन। अवशिष्ट सूची में है अंतरिक्ष अनुसंधान, तो इसलिए ये वाला सही होगा। 15वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन से पूर्व शिक्षा किस सूची का विषय था? शिक्षा जो कि आज किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। तो ये कह रहा है 42वें संशोधन से पहले ये किस सूची का विषय था? तो ये था राज्य सूची में। इसके अलावा वन्यजीव, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, इनको भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 16वां प्रश्न, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं जो कुछ नहीं, कुल 14 भाषाएं थीं। 21वें संशोधन 1967 द्वारा 15वें भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया? तो ये सिंधी को शामिल किया गया था। सिंधी को 15वें भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो 21वें संशोधन द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। और 71वें संशोधन 1992 द्वारा किनको शामिल किया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल किया गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, BDMS। ठीक है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकने वाले कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण का उपबंध किस अनुसूची में है? तो ये है आपके 9वीं अनुसूची का विषय है। 9वीं अनुसूची से प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। सर्वप्रथम भूमि सुधार को इस अनुसूची में डाला गया। किस वाद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि जो विषय 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा? तो ये किया था कोहेलो केस 2007 द्वारा। हमने पीछे वाले, ये पिछला प्रश्न जो 17वां था वो इसी से संबंधित था, 9वीं अनुसूची से संबंधित था। 9वीं अनुसूची में जो प्रावधान डाल दिए जाते हैं संसद द्वारा, यानी जो है कानून जो उसमें डाल दिए जाते हैं, उन कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता था। लेकिन कोहेलो केस, केशवानंद भारती केस के बाद जो है ये आया, तो उसने बताया 2007 में आया, केशवानंद भारती केस के बाद का जो भी कानून होगा अगर इसमें डाला जाएगा इस 9वीं अनुसूची में, तो उसका भी पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो यही है कोहेलो केस। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि केशवानंद भारतीवाद 1973 के बाद जो विषय 9वीं सूची में अनुसूची में रखे जाएंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है। 19वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं एवं 12वीं अनुसूचियों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं एवं 12वीं अनुसूचियों में क्रमशः पंचायती राज एवं नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख है। ये 7वीं अनुसूची में उल्लिखित किस सूची के विषय हैं? यानी पंचायती राज और नगर पालिका, ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं?
तो ये आपके आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में स्थानीय शासन की बात की गई है ना, तो स्थानीय शासन पंचायती राज और नगर पालिका के शासन स्थानीय शासन में आता है, तो ये राज्य सूची का विषय है। प्रश्न ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है, स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय अतः पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर पालिका की शहरी निकायों के विषय इसी सूची के हिस्से हैं। ठीक है, अब हम 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज का देखेंगे। शादी यानी विवाह, तलाक, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के विषय हैं? तो ये आपके समवर्ती सूची में आते हैं। विवाह, शादी, तलाक वगैरह, इस गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। और अन्य विषय क्या है? नागरिक संहिता, भारतीय दंड संहिता, बिजली, वन जीवन, अखबार, किताबें, ये सब इनके विषय हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये आज का विषय समाप्त होता है। हम अगली कड़ी लेकर उपस्थित होंगे शीघ्र ही। तब तक आप लोग जो है इसको देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ